ऑलराइट, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम वो कवर करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में कवर किया था, उससे आगे वाली कहानी। और लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी? चार्जेस की कंडीशंस पढ़ी थी कि चार्ज अगर रेस्ट पे तो कौन सी फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो कौन सी फील्ड बनाएगा। ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको एलिमेंट्री चार्ज के बारे में बताया था, और बाकी जो चीजें बताई थी उसका आप क्या कहते हैं, रिवाइज भी कर सकते हो यूट्यूब पे वीडियो देख के। वीडियो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही है, आ रही है बात समझ में? तो वहां से आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, वो स्टार्ट करेंगे बच्चों मैटर, ठीक है। मैटर, तो मैटर आई थिंक हम सब जानते हैं मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस घेरे और उसका कुछ मास हो, वो मैटर है। तो मतलब जितना आप लोगों को ये 100% कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं किसी चीज को मैटर बोलूंगा तो आपके दिमाग में फौरन से दो बातें आती हैं कि एक ऐसी चीज होगी जिसको सर मैटर कह रहे हैं, जिसका मास होगा और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक आप लोग जो कॉपीज लेके बैठे वो दे ऑल आर मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। तो मैटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि बच्चों ये बातें हमें 100% क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी चीज जो कि आपका स्पेस घेरे और जिसके ऊपर जिसका मास हो, वो क्या है? मैटर। आ रही है बात समझ में? और आप लोगों को यह बात भी पता होनी चाहिए कि मास जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहती है। याद है कि नहीं है? मास कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता। यह बात पता है आपको? मास क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। अब एक पॉइंट लिख रहा हूं और वो पॉइंट डेफिनेटली, ये पॉइंट आपका जो है ना, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट चार्ज रिसाइड्स, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन मास। चार्ज हमेशा किस पे रिसाइड करता है? मास पे रिसाइड करता है। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर मास होगा तभी उसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा। अदरवाइज अगर कोई ऐसी बॉडी है फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर मास नहीं है और मैं कह रहा हूं बच्चों उस पर चार्ज है, तो कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि मास की अवेलेबिलिटी होने के बाद ही चार्ज की अवेलेबिलिटी हो सकती है। यानी कि अगर मास होगा तो चार्ज होगा, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन मास। मैंने ये नहीं लिखा मे और मे नॉट बी, कंफ्यूजिंग कंडीशन नहीं लिखी, मैंने कंफर्मेशन के साथ लिखा चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन मास। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मास है तो उस पर चार्ज हो सकता है। सपोज करिए इस पेन के ऊपर चार्ज है, मैं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मास भी है। मास कम ज्यादा चलेगा पर मास की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है? मास होगा तभी चार्ज होगा, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्या ऐसी कोई बॉडी है जिसके ऊपर मास है पर चार्ज नहीं है? या ऐसी कोई चीज अवेलेबल है जिसके ऊपर मास है बट चार्ज अवेलेबल नहीं है? या जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 है? न्यूट्रॉन। मास तो था उसका, मास तो था ना न्यूट्रॉन का, पर उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो आप याद रखिएगा चार्ज हमेशा कहां पर मिलेगा? जहां पर मास होगा। अगर मास नहीं है तो चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? आपको आ रही है बात समझ में? अब एक बात और याद रखिएगा, जरा समझिए इसको। अगर हमारे पास मैटर है, मैटर है मतलब बेसिकली वी कैन से हमारे पास मास है। बोलो, मैटर है मतलब मास है। तो मैटर है तो उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर मास है तो चार्ज हो सकता है। बोलो, अब उस चार्ज के आने की वजह से ये दो फिनोमिनास को शो कर सकता है। आपके सिलेबस में है दो फिनोमिनास, ठीक है। वो दो फिनोमिनास कौन से हैं? एक तो है इलेक्ट्रिक फिनोमिना, एक तो है इलेक्ट्रिक फिनोमिना और एक है मैग्नेटिक फिनोमिना। एक है बच्चों मैग्नेटिक फिनोमिना। मतलब आप लोग थोड़ा सा इसको रिलेट करो अपनी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अगर मैटर है तो चार्ज हो सकता है, और अगर चार्ज होगा तो दो फिनोमिनास हम लोग ऑब्जर्व करेंगे।
एक फिनोमेना है इलेक्ट्रिक फिनोमेना और एक फिनोमेना है मैग्नेटिक फिनोमेना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या बिना मास के चार्ज अवेलेबल हो सकता है? यस और नो? नो। डाउटफुल हो या कंफर्मेशन? कंफर्म, वेरी गुड। और अगर मैटर है तो चार्ज हो सकता है, और चार्ज कितने फिनोमेनास को शो करता है? दो फिनोमेनास को। एक फिनोमेना हो गया इलेक्ट्रिक फिनोमेना और दूसरा फिनोमेना हो गया आपका मैग्नेटिक फिनोमेना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो चार्ज है तो दो फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। किसकी बात करते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करूं तो वी ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पढ़ा है आपने, है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, द वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इन चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं बोलता, अगर मैं इन चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं बोलता, मैं कुछ भी बोलता, काला गोरा बोलता, टेबल चेयर बोलता, पंखा जमीन बोलता, कुछ भी बोलता, तो इनके ऊपर लगने वाली फिजिक्स चेंज नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो नाम का कोई ऐसा रोल नहीं है, बट बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सोचो ये दो ही तरीके के चार्जेस क्यों होते हैं, इसको बताने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट करा होगा बच्चों। बोलो, करा होगा कि नहीं करा होगा? अब सुनो, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हो सकता था, जरा फील लो। सपोज करो ये मेरे पास रेड कलर का एक पेन है और इस रेड कलर के पेन पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इस ब्लैक पेन पे देखता हूं तो ब्लैक पेन का क्या चार्ज है मेरे को नहीं पता। अब ये चार्ज, इस ब्लैक पेन को मैं अगर करीब लाता हूं और इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है तो मैं क्या सोचूंगा, इसके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज रहा होगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। और अगर इनके बीच में रिपल्जन होता तो इस ब्लैक मार्कर पे कौन सा चार्ज होता? पॉजिटिव। कैसे डिसाइड कर रहे हो? रिपेल करता। मतलब इसका चार्ज अगर आपके पास पता है तो आप दूसरे का चार्ज एनालाइज कर सकते हो। अगर वो अट्रैक्शन कर रहा है तो इस चार्ज का, अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव। और अगर रिपेल कर रहा है तो इस पे भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये दो चार्जेस निकल कर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इन्हीं से दो प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं। वो दो प्रॉपर्टीज क्या है? अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्या हम बात समझ में आ रही है आप लोग को? अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रिपल्स ईच अदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या होने वाली है? दुश्मनी। दुश्मनी जानते हो? बोलो, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अगर मेरे इस हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है और इस हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और उस रिपल्सिव फोर्स होगा किस नेचर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का। जो फोर्स लगेगी रिपल्जन की, रिपल्सिव फोर्स जिसको कहोगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उनके बीच में रिपल्जन होगा, दो चार्जेस नेगेटिव है तो उनके बीच में रिपल्जन होगा, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। मतलब अगर यहां पर मैं एक रिजिड सपोर्ट ले लूं इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने आपका एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, और इस रिजिड सपोर्ट को लेने के बाद मैंने क्या करा, यहां पर एक थ्रेड से एक चार्ज को बांधा, वो चार्ज पॉजिटिव था, और यहां पर एक थ्रेड से दूसरे चार्ज को बांधा, ये भी पॉजिटिव था। तो इनके बीच में आपको क्या लगता है? अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा? रिपल्जन होगा। यानी कि ये चार्ज इधर भागेगा और ये चार्ज इधर भागेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? और अगर यहीं पे मैं दूसरी कंडीशंस में आपसे कहूं कि मेरे पास फिर से एक रिजिड सपोर्ट है बच्चों इस तरीके से, और मेरे पास एक चार्ज ये रहा पॉजिटिव और एक चार्ज ये रहा निगेटिव, तो इनके बीच में डेफिनेटली क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है, बिकॉज दीज टू आर द अनलाइक चार्जेस,
और जब अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। मैटर होगा तो चार्ज की अवेलेबिलिटी होगी, और चार्ज की अवेलेबिलिटी होगी तो दो फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फिनोमेना और एक मैग्नेटिक फिनोमेना। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर किसी बॉडी के ऊपर मास नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं होगा बच्चों। मतलब मास के ऊपर ही चार्ज आ सकता है, अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, और अगर मास है तो चार्ज हो सकता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो इतना कर लो। सब ये स्क्रीन पे आ रहा है? एक चीज और समझ लो, उसके बाद आप लोग कर लो, ज्यादा बेटर है। अगर मैं अब चार्ज की बात कर रहे हैं तो हर चीज फिजिक्स में मेजर की जाती है, और उस चीज को मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए होता है ना। तो अगर मैं एसआई यूनिट या यूनिट की बात करूं चार्ज के, ये चीज ये दिख रही है स्क्रीन पे, देखना बच्चों। ओके, तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूं तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। क्या होता है बच्चों? कूलम, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं एक कूलम चार्ज बोलता हूं तो एक कूलम चार्ज जो होगा वो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब अभी आप लोग इसको समझ लो कि वन कूलम चार्ज इज द वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। वन कूलम ऑफ चार्ज, एक सिंपल कितना सा होता है? एक तो बहुत छोटी सी चीज होती है ना, एक 100 बड़ा है, एक कूलम चार्ज भी बहुत बड़ा चार्ज है। ये कितना बड़ा चार्ज है वो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। अभी आपको ये समझ लेना है कि जो वन कूलम चार्ज होता है बच्चों, ये जो वन कूलम चार्ज है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों? ये ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा चार्ज है। तो हमें कुछ छोटी छोटी यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम। ठीक है, अब इन सब यूनिट्स में कितने कूलम चार्ज होंगे ये सब हमें पता होनी चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल्स में उसका कन्वर्जन हम लोग कर पाए। बोलो, क्लियर हो रहा है? ओके, तो हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी कि ऐसी यूनिट्स जो कि आपकी यूज करेंगे हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स वगैरह में, और वो यूनिट्स जो इससे डेफिनेटली छोटी होंगी, मतलब वन कूलम से छोटी होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिली कूलम, इसमें ये एम शोज मिली एंड सी फॉर कूलम। तो मिली कूलम में कितनी कूलम्स होंगी? 10 रेज टू दी पावर -3 कूलम होंगी। मिली कूलम में कितनी कूलम्स होंगी बच्चों? 10 रेज टू दी पावर -3। उसके बाद आता है आपका माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा? 10 रेज टू दी पावर -6। फिर आता है आपका नैनो कूलम, नैनो कूलम्स में कितना कूलम्स होता है? 10 रेज टू दी पावर -9। और फिर आता है आपका पीको कूलम, और पीको कूलम में कितना होता है? 10 रेज टू दी पावर -12 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चार कन्वर्जन आपको याद है, तो न्यूमेरिकल्स आप लोग अगर कन्वर्जन के ऊपर आएंगे तो इन्हीं चार के बेसिस पे आते हैं। सबसे पहला, अगर आपको चार्ज मिली कूलम में दिया हुआ है तो आप कूलम में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। सपोज करो 2 मिली कूलम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है। दूसरा, अगर आपको माइक्रो कूलम में दिया हुआ है तो आप उसको कूलम में कन्वर्ट कैसे करोगे? उसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। फिर आता है नैनो कूलम, तो नैनो कूलम में होता है 10 रेज टू दी पावर -9 कूलम। फिर उसके बाद आता है पीको कूलम, तो पीको कूलम में होता है 10 रेज टू दी पावर -12 कूलम। कितनी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप पीको कूलम को देखो और माइक्रो कूलम को देखो तो यहां से आप लिख सकते हो माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू पीको कूलम। एम आई क्लियर टू यू? मतलब माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, फिर माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -12 विच इज इक्वल्स टू पीको कूलम। मतलब ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 10 की पावर -12 कूलम। मतलब पीको कूलम को आपको माइक्रो कूलम भी बोला जा सकता है। किस किस को ये बात 100% क्लियर होगी? जरा हाथ उठाओ, रेज योर हैंड जिनको ये बात 100% क्लियर होगी, एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग चल रहे हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मतलब हम लोगों को काम तो करना है कूलम पर ही, पर क्वेश्चन में कभी कभी ये मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पीको कूलम पे देते थे सवाल। तो उस वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें? कूलम्स में, यानी कि अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू में। तो अगर आपको मिली कूलम मिलेगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -3 कूलम से, और अगर आपको माइक्रो कूलम मिलेगा तो मतलब 10 की पावर -6 कूलम, और अगर आपको पीको कूलम मिलेगा 10 की पावर -12 कूलम, और नैनो कूलम मिलेगा 10 की पावर -9 कूलम। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोग लिख लीजिए, और इसको हमने डाला प्रैक्टिकल यूनिट्स की कैटेगरी में।
ये बीच वाला पोर्शन हो गया सबका? ये वाला पोर्शन हो गया सबका? नहीं नहीं, ये वाला कह रहा हूं, ये हो गया सबका? हो गया बच्चों? ठीक। अब सुनिए, आपने एटम के बारे में सुना है? एटम्स के बारे में सुना है? वही वाला मसला है जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। डेल्टन का कहना यह था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट उसको फर्दर डिवाइड करा गया तीन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। सुन लो बेटा, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि सर अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो एवरी एटम possess these three particles, राइट? हर एटम ये तीन पार्टिकल possess करेगा। एक तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। क्या इसमें कोई शक है? तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, एंड दैट स्टेटमेंट इज एवरी पार्टिकल possess, या एवरी एलिमेंट लिख लो ना, possess three particles, every element possess three particles with electrons, protons and neutrons। ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला? हर किसी के अंदर ये तीन पार्टिकल्स मिलेंगे बच्चों, हर किसी के अंदर ये तीन पार्टिकल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है? अब सुनो मेरी बात, बड़े गौर से सुनो बेटा, है ना? इंपॉर्टेंट चीज बता, लिख लोगे आप लोग, आपको लिखने का समय दूंगा। मैंने क्या बोला? हर एटम इन तीन पार्टिकल्स को पजेस करता है। विज का मतलब जानते हो? विज मतलब मैं और भी बातें कंप्लीट करना चाह रहा हूं। ठीक है? तो मैंने क्या बोला? हर कोई ये तीन पार्टिकल पजेस करेगा, और वो तीन पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। मतलब जब जब मैं आपको एटम बोलूंगा तो आपके दिमाग में उस एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स बैठे हुए दिखने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है? एक एक्सेप्शन है इसका। कैन एनीबडी टेल मी द एक्सेप्शन? किसके अंदर ये तीन पार्टिकल्स नहीं होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी द एक्सेप्शन? तो इसका एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर ये तीन पार्टिकल्स नहीं होते, तीन पार्टिकल में से एक पार्टिकल नहीं होता है। और वो पार्टिकल कौन सा है जो एब्सेंट होता है? वो पार्टिकल है न्यूट्रॉन। वो पार्टिकल क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। हर एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल हर एटम के अंदर मिलेंगे, ये बात की गारंटी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन हर एटम के अंदर मिलेंगे, पर एक एक्सेप्शन निकल कर आता है। उस एक्सेप्शन को हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, और उस हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली एब्सेंट क्या होता है? न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। क्या आप लोगों को पता था? पता था? नहीं पता था? चलो ठीक, मतलब एक चीज सीखने को मिली है आप लोग, है ना? तो याद रखिएगा, हर एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? तीन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या एब्सेंट होगा? न्यूट्रॉन एब्सेंट होगा। बहुत बढ़िया, करो।
वो वाली साइड रब कर दे दोनों, वो दोनों साइड हो गए। इन दोनों साइड्स में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को कि मैंने क्या बता रखा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, और यही कंडीशन मैंने आपको बनाकर दिखा दी है ना। ऑलराइट, अब जरा मेरी एक बात सुनिए बड़े गौर से। आपने दो तरीके के फोर्स सुने होंगे, एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो सुना होगा ना। चलो अब देखिए, जब मैंने बात करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, जरा इसको जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह क्या है? मतलब हर फोर्स किसी ना किसी वजह से आता है, ऐसा नहीं है कोई भी फोर्स कभी भी मुंह उठाकर आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर उन बॉडीज में लगेगा जिन बॉडीज में मास होगा। आ रही है बात समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स हर उन बॉडीज में लगेगा जिन बॉडीज में मास होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर मैं नेचर की बात करूं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा। कैसा नेचर होगा बच्चों? अट्रैक्टिव। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि मास की वजह से होता है। मतलब जहां भी मास दिखे वहां समझ लेना ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। कितनी बात समझ में आई? और दूसरा फोर्स मैंने आपसे जो बात करी थी वो था इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से आएगा? चार्ज की वजह से। मतलब जहां चार्ज दिखेगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर की बात करूं, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका नेचर आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? और इसका नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, यह बात किस पे डिपेंड करती है बच्चों? यह बात डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो डेफिनेटली ये रिपल्सिव होगा, और अगर दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो डेफिनेटली ये क्या होगा? अट्रैक्टिव। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपको यह बात एकदम ध्यान रखना है कि अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो देयर शुड बी एन अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव तब होगा जब दो अनलाइक चार्जेस होंगे, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे आप निगेटिव ले लो। दो अनलाइक चार्जेस हो गए तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और उसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। बोलो बच्चों। और अगर आपके दो लाइक चार्जेस है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, पर उसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। मतलब एक बात हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे तो आंख बंद करके अट्रैक्टिव रहेगा, चाहे चार्जेस कैसे भी हों। मास होना जरूरी है बच्चों, है ना। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, और यानी कि इस बात पे ध्यान रखना है कि चार्जेस का नेचर कैसा है। बोलो। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास यहां पर एक चार्ज है और वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि E माइनस है, ठीक है, और यहां पर भी मेरे पास एक और चार्ज है और ये चार्ज भी डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन ही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी है वो मैंने कुछ दूरी ले ली r। इन दोनों चार्जेस के बीच की मैंने दूरी क्या ले ली? r। अब मुझे बताओ, इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अब अपने लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या? बिल्कुल होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या मेरी बात क्लियर है? और इस इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा, होगा कि नहीं होगा? उसका भी मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
अब क्या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। तो चार्ज कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज कितना होगा बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि कहने का मतलब यह है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मास भी है और चार्ज भी है। बोलो बच्चों, इतना एग्री करते हो? इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी है और मास भी है। अब मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? 100% लगनी चाहिए। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब अगर मैं ग्रेविटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं या ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा विद अ फोर्स, और उस फोर्स को मैंने ले लिया एफ जी। क्या ले लिया मैंने? एफ जी। एफ से फोर्स हो गया, जी से ग्रेविटेशनल हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहेगा विद अ फोर्स एफ जी। क्या अपनी बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ मास। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मास की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण ये दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा। भाई चार्ज भी तो है, तो डेफिनेटली इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। और दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं जो कि सेम नेचर के हैं, मतलब लाइक हैं। मतलब इनके बीच में क्या लगना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स। तो डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स इनको एक दूसरे से दूर भगाएंगी। तो मैंने एफ ई लिख दिया, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? एफ ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इस सिस्टम की अगर हम स्टडी करें तो इस सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है एफ जी, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव है, तो यहां पर भी अट्रैक्टिव है। आ रही है बात समझ में? और दूसरा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि यहां पर रिपल्सिव है, क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, यानी कि दो लाइक चार्जेस हैं। बोलो, अब अल्टीमेटली आप लोग क्या बोलते हो सर? आप बोलते हो सर इलेक्ट्रॉन, आपके भावना क्या कहती है? भावना ये कहती है सर ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना? फोर्स तो ग्रेविटेशन भी है, पर दूर क्यों भागेंगे? तो बेटा मसला ये होता है इन दोनों फोर्स में चलेगी उसकी जो स्ट्रांग होगा। इन दोनों फोर्स में चलेगी उसकी जो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी वजह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे? इसी वजह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या करके चलते हैं? नेग्लेक्ट। क्या करते हुए चलते हैं? नेग्लेक्ट। और आपको बता दूं यहीं पे, अभी हम ग्रेविटेशन में जब पढ़ेंगे तब भी रिवाइज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आ रही है बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर कर देंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रीड कर लेंगे। किस किस को ये सिस्टम वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो क्लियर है? किस किस को 100% क्लियर? हाथ उठाओ प्लीज। सबको क्लियर है? मतलब अब आपको जब भी 100% क्लियर होनी चाहिए, जब भी आपको दो चार्जेस दिए जाएंगे तो कभी भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मत सोचना, आप सिर्फ सोचना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है जी? करो। तो अब आपको अच्छे से याद रखना है कि चार्जेस के कारण कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मास के कारण कौन सा फोर्स आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से लिखिएगा ना।
ये चीज हो गई दोनों, ये दोनों पार्ट हो गए सबके, ठीक। राइट, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग। किसी ने पढ़ी है थ्योरी? ये वाली थ्योरी किसी की पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग? देखिए अब जरा समझिए आप लोग, उसको फिर लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग की बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग ये कहती है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये और भी थ्योरीज कहती है केमिस्ट्री में भी, है ना। सेम ये बात इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड वी नो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब मेरे बात को समझो, क्या ये मैटर है? क्या ये मैटर है? तो डेफिनेटली एटम से बना होगा, और इस पेन के अंदर देयर आर लाखों करोड़ों एटम्स। बोलिए, इस पेन के अंदर देयर आर लाखों करोड़ों एटम्स एंड ईच एंड एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एज अ सम ऑफ ऑल एटम्स ये पेन क्या आ गया? इलेक्ट्रिकली। बोलो यार, क्योंकि अदरवाइज अगर इस पे चार्ज होते या नेट चार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो, है ना। और अगर नेट चार्ज जीरो ना होता तो ये मुझे झटके मार रहा होता पेन, क्या मुझे, मैं सुकून से इसको पकड़ा हुआ हूं, लो और लो, ठीक है, भरोसा हो गया, चेक कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैटर किससे बना हुआ है? एटम से, और हर एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कितनी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, तो उसको पहले लिख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोग? बोलो, मैंने क्या बोला? दिख लिया ना यार, तुम लोग को लिखने का किस बात का जज्बा है? तुम लोग ने जो एडमिशन लोगे वो विंग्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में लोगे या विंग्स एकेडमी प्रिंटिंग प्रेस में लोगे? हाँ, कोचिंग में ना, तो कोचिंग में सीखो। प्रिंटिंग प्रेस होती थी, छापने का काम होता, ठीक है ना। तो फोकस करो पहले समझने में, फिर लिख तो लेंगे यार, सबको टाइम दे रहा हूं अच्छा खासा लिखने का। क्या बोला? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और जितने भी एटम से वो बना हुआ होगा मैटर, वो सब क्या होंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? अब सर, अगर हम किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? इफ वी वांट टू चार्ज अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज कौन सी होती है? जिसको हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज बोल सकते हो आप, या आप इसको बोल सकते हो रियल लाइफ बॉडी। क्या बोल सकते हो? रियल लाइफ बॉडी। तो अगर मैं किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी को या रियल लाइफ बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इज नीडेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग क्या कहती है। दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ईच एंड एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये बात ये कह रही है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। बोलो, ई माइनस एंड ई प्लस समझ गए ना आप लोग? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होगा। बोलो बेटा, कितनी बात समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी को, एक ऐसी बॉडी जिसको आंखों से देख लिया जाए, जिसको हम रियल लाइफ बॉडी भी कह सकते हैं, उसको चार्ज करने के लिए
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना जरूरी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को। अब आप सोचोगे सर क्या प्रोटॉन नहीं कर सकता? प्रोटॉन भी तो चार्ज है, तो सर प्रोटॉन नहीं कर सकता। तो आपको मालूम है प्रोटॉन किसी भी एटम की न्यूक्लियस में बाउंडेड होता है, तो उस प्रोटॉन को उस न्यूक्लियस के चंगुल से आजाद कराने के लिए काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतनी एनर्जी देकर भी हम चार्जिंग ही कराएंगे। और इलेक्ट्रॉन को आजाद कराने में कम एनर्जी से काम चलेगा, तो उससे भी चार्जिंग हो रही, तो हम कम एनर्जी से काम चलाएंगे ज्यादा एनर्जी से। तो इसलिए ज्यादातर आपको हर जगह इलेक्ट्रॉन्स की कहानी दिखेगी। आ रही है बात समझ में? बनाने की जरूरत तो नहीं है एटम के, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन, जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम से बना है मैटर, और हर एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्या एक पॉइंट आपको 100% क्लियर हो चुका है? दूसरा पॉइंट, अगर मैं किसी रियल लाइफ बॉडी को या किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी को चार्ज कराना चाहता हूं तो बिना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए चार्ज नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। मैंने कहा मैंने इस पेन को चार्ज करा दिया, तो मैंने कहा बट मैंने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं करा, तो चार्ज मानोगे इसको? ये चार्ज हुई होगी? नहीं होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। बोलिए बेटा। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के एक बॉडी से दूसरी बॉडी को बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं, अभी ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अब सुनो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है। सपोज करिए ये मैंने एक मैटर ले लिया, ठीक है, मैटर ए, और ये मैंने एक मैटर ले लिया या पीस ऑफ मैटर ले लिया बी। देखो इतने बड़े मैटर में भी देयर आर लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ एटम्स, बट हम लोग समझने के लिए अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बना लेते हैं। अब क्या ये मैटर न्यूट्रल होगा ना, और ये भी न्यूट्रल होगा, मतलब इसके अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लूं 1000 है, तो डेफिनेटली इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 1000 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। मतलब -1000 और +1000, ठीक है ना। तो मतलब इसका मैं नेट चार्ज लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? नेट चार्ज क्या लिख सकता हूं? 0। सिमिलरली मैं इस बॉडी बी की बात करता हूं, तो मैंने कहा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1000, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहे होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स +1000, वेरी गुड। और नेट चार्ज कितना रहा होगा बच्चों? 0। कितनी बात समझ में आ गई है? कितनी बात समझ में आ गई? तो मतलब आपको यह बात समझ में आ गई कि अगर कोई बॉडी मैटर है और वो न्यूट्रल है, तो उसके जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, सो दैट उसका नेट चार्ज क्या आएगा? 0। कितनी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है फिर। और मतलब अगर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट देख, चलो वो आगे दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, इतने में कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? -1000। ये सिर्फ समझने के लिए मान रहा हूं, वरना लाखों करोड़ों होंगे। अब हम लोग इतने अमीर नहीं है ना, लाखों करोड़ की गिनती चुटकियों में कर ले, ना ही हम कैलकुलेटर है। अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1000 तक की है, तो हमने 1000 ले लिया। बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? -1000। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? +1000। नेट चार्ज छम छम 0। बोलो, छम छम मतलब खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी। यहां तक बात समझ में आ रही है? इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। बायो क्लास का टाइमिंग क्या है? आगे से मतलब छोड़ देंगे उनको। मास्क माइनस नहीं हो सकता, मास्क कैसे माइनस हो जाएगा? चार्ज माइनस में होगा तो भी रिपेल होगा ना, इसका भी माइनस उसका भी माइनस। मास कभी माइनस नहीं हो सकता। ओके, क्या ये न्यूट्रल कंडीशन समझ में आ गई? ये रब कर दूं ये वाला पार्ट,
ऊपर वाला खाली, ओके क्योंकि इस पार्ट को कंप्लीट कर लो थोड़ा सा, ताकि आप लोग की दूसरी क्लास स्टार्ट हो सके, और फिर आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है, इसको लिख लीजिएगा बाद में। मैंने क्या माना, मैंने ये माना यार, देखो मैंने क्या माना, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने प्रोटॉन्स थे, अब तो सब चीख के जवाब दे सकते हो, सबको आता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, नेट चार्ज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, नेट चार्ज। अब मैंने किसी तरीके से, अभी वो प्रोसेस हमने डिस्कस नहीं करें इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी तरीके से, मैंने इस बॉडी ए में से बॉडी बी को 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर लिया, समझ पा रहे हो, मैंने बॉडी ए से बॉडी बी को 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब मैंने निकाला एक इलेक्ट्रॉन बॉडी बी को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला बॉडी बी को दिया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला बॉडी बी को दिया। अल्टीमेटली इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 3। अब सुनो, अगर आपके अंदर 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां हैं, तो आप अच्छे आदमी कहलाओगे, बुरे आदमी कहलाओगे, आ रहा हूं, न्यूट्रल कहलाओगे। अब मैंने तुम्हारे अंदर से 3 बुराइयां निकालनी, और मैंने वो 3 अच्छाई निकाल के इसको दे दी, वो क्या कहलाएगा, बुरा, ज्यादा बुरा, बोलो आ रही है बात समझ में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज बुराई एंड प्रोटॉन इज अच्छाई, है ना। अब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए होंगे ना, तो ये अच्छा आदमी बुरा आदमी, अच्छा मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बॉडी बनेगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो बॉडी बनेगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। अभी इसको प्रूफ करता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं आफ्टर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, आफ्टर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, चलो जी बॉडी ए की रिपोर्ट निकालते हैं, पहले किसकी रिपोर्ट निकालते हैं, बॉडी ए की। अब बॉडी ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे होंगे बच्चों, माइनस का 997, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचे होंगे, प्रोटॉन्स के साथ कपल में थोड़ी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमने थोड़ी जा रहे, तो उन्होंने टाटा सोमो करी है क्या, साथ बैठ के जा रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन गया होगा, प्रोटॉन तो वहीं रहा स्थिर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, +1000। तो देखो इसका नेट चार्ज कितना निकल कर आ रहा है, +3, बोलो कितना निकल कर आ रहा है, +3। और बॉडी बी की रिपोर्ट देखो जरा, बॉडी बी, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके, 1003, मतलब -1003, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1000, बोलो, तो नेट चार्ज कितना निकल कर आया, -3। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बॉडी कैसी चार्ज बन गई, पॉजिटिव, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिव चार्ज बन गई। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के 2 पॉइंट्स में लिख देता हूं यहां पर, द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स becomes positively charged body, becomes positively charged body, ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट। एंड पॉइंट नंबर सेकंड, द बॉडी विच, एक लूज करेगी तो दूसरी क्या करेगी, गेन, वेरी गुड, द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन्स becomes negatively charged body, becomes negatively charged body। क्या इतनी बात आप लोग क्लियर है 100%, वो कैसी चार्ज बॉडी बनेगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बनेगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो बनेगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप डाउट रिजॉल्व कर सकते हो।